जय हिंद दोस्तों। तो आज हम प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की जो बुक आई है, ठीक है, उसमें आज हम चैप्टर 14 डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल वायरिंग को जो है देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को देख लेते हैं और उसके बाद हम 100 प्रश्नों को जो है वो देखेंगे। ठीक है, और इससे पहले कि सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट जो है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगला सवाल है कि वायरिंग की केवल एक ही ऐसी किस्म है जिसकी योजना भवन निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व ही बनानी पड़ती है और निर्माण के साथ साथ संपन्न की जाती है। तो है ऑप्शन डी, गुप्त कंड्यूट वायरिंग। ठीक है, अगला सवाल है कि वायरिंग की लूपिंग विधि का उपयोग सामान्यतः डैश के लिए किया जाता है। लूपिंग वायरिंग का उपयोग जो है सामान्यतः डैश के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी, घरेलू वायरिंग के लिए। प्रकाश या पंखे उप परिपथ में प्रयुक्त तांबे के चालक की न्यूनतम अनुप्रस्थ काट होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए, 1 mm²। ठीक है, 1 mm²। अगला सवाल है कि एक गुप्त वायरिंग में स्विच बॉक्स से सैडल को कितनी दूरी पर स्थापित करेंगे। ठीक है, तो ये करेंगे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। अगला सवाल है कि एक पावर सर्किट में प्लग पॉइंट की संख्या डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए, 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल है कि टम्बलर स्विच जो है निर्मित होते हैं। तो ऑप्शन डी, बेकेलाइट से। ठीक है, बेकेलाइट से। अगला सवाल है कि प्रकाश या पंखे उप परिपथ में प्रयुक्त तांबे के चालक की न्यूनतम अनुप्रस्थ काट होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए, 1 mm²। ठीक है, 1 mm²। शक्ति उप परिपथ में प्रयुक्त तांबे के चालक की न्यूनतम अनुप्रस्थ काट होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए ऑप्शन ए, 1.5 mm²। ठीक है, 1.5 mm²। अगला सवाल है कि घरेलू और वाणिज्य भवनों में सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले लघु परिपथ विच्छेदकों की विद्युत धारा सीमा क्या है। तो ऑप्शन बी, 0.5 एम्पियर से 60 एम्पियर के बीच। ठीक है, 0.5 एम्पियर से 60 एम्पियर के बीच। अगला सवाल है कि मेन से आपूर्ति को अनेक शाखाओं में ले जाने के लिए वायरिंग प्रणाली 3 प्रकार में प्रयुक्त की गई है। आई नियम अनुसार प्रत्येक मंजिल क्षेत्रफल तथा उसके भाग के लिए रिंग मुख्य परिपथ होना आवश्यक है। यह क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी, 150 वर्ग मीटर। 150 वर्ग मीटर। हमारा सवाल है कि BIS संकेत की पहचान कीजिए जो कंड्यूट गुप्त वायरिंग को निरूपित करता है। तो ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि एसी वितरण प्रणाली में सामान्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन डी, एक फेज 4 वायर सिस्टम जो ये प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है कि अस्थायी वायरिंग के लिए निम्न में से सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है। तो यह है ऑप्शन ए, किल्ट वायरिंग। ठीक है, किल्ट वायरिंग। वर्कशॉप में प्रकाश व्यवस्था के लिए निम्न में से कौन सी वायरिंग उपयुक्त होती है। तो ऑप्शन सी, सरफेस कंड्यूट वायरिंग। ठीक है, सरफेस कंड्यूट वायरिंग। अगला सवाल है कि बैटन पर TRS केवल किसके लिए उचित होता है। किसके लिए उचित होता है। तो ऑप्शन ए, कम वोल्टेज के लिए। ठीक है, कम वोल्टेज के लिए। आई नियमों के अनुसार किसी सड़क पर प्रतिष्ठापित उच्च वोल्टता वाली ओवरहेड लाइनों के लिए ग्राउंड क्लियरेंस डैश से कम नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन डी, 6.1 मीटर से जो है ये कम नहीं होना चाहिए। 6.1 मीटर से कम। अगला सवाल है कि कौन सा फॉल्ट सममिति फॉल्ट करंट को जन्म देता है। तो ये जो है ऑप्शन डी, 3 फेज फॉल्ट। ठीक है, 3 फेज फॉल्ट। पीवीसी का तात्पर्य है ऑप्शन सी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला सवाल है कि ब्रिटानिया जोर का प्रयोग किया जाता है। ब्रिटानिया जोर का प्रयोग जो है ये किया जाता है। तो ऑप्शन ए, सिरोपरी लाइन में। ठीक है, सिरोपरी लाइन में। नियमों के अनुसार मुख्य स्विच बोर्ड को माउंट किया जाना चाहिए ताकि फर्श से स्विच बोर्ड के आधार की दूरी डैश से कम ना हो। तो ऑप्शन बी, 1.5 मीटर से कम ना हो। ठीक है, 1.5 मीटर से कम। अगला सवाल है कि छत के पंखे को फर्श से न्यूनतम किस ऊंचाई पर लटकाना चाहिए। छत के पंखे को फर्श से न्यूनतम किस ऊंचाई पर लटकाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी, 2.5 मीटर। ठीक है, 2.5 मीटर। वायरिंग की लूपिंग विधि का उपयोग सामान्यतः डैश के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी, घरेलू वायरिंग के लिए। ठीक है, घरेलू वायरिंग के लिए। जीने की वायरिंग के परिचालन के लिए डैश आवश्यक होती है। तो
ऑप्शन बी, दो द्विध्रुवीय स्विच, ठीक है, दो द्विध्रुवीय स्विच। अगला सवाल है कि 15 वाट क्षमता के सोल्डरिंग आयरन को निरंतरता परीक्षण के लिए टेस्ट लैंप के श्रेणी में सूचित किया जाता है। तो लैंप प्रकाशित नहीं होता, परंतु लैंप की प्रोडक्ट्स पर मौजूद स्पार्क पैदा होता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी, सीरीज लैंप की वोल्टेज अधिक है, सीरीज लैंप की वोल्टेज अधिक है। अगला सवाल है कि एनी कोड के अनुसार न्यूट्रल लाइन के लिए केबल का रंग होना चाहिए। एनी कोड के अनुसार न्यूट्रल लाइन के लिए केबल का रंग होना चाहिए। तो ऑप्शन सी, काला, ठीक है, क्या होना चाहिए? काला। अगला सवाल है कि चित्र में दर्शाए गए टर्मिनल M1 और M2 को आपस में अंतः परिवर्तित कर दिया जाए तो ऑप्शन ए, मीटर उल्टी दिशा में गति करने लगेगा, ठीक है, मीटर उल्टी दिशा में गति करने लगेगा। अगला सवाल है कि सरफेस कंड्यूट वायरिंग में सेडल्स के बीच की दूरी डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है ऑप्शन सी, वन मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 1 मीटर से अधिक। कंड्यूट वायरिंग में कपलर, बैंड, जंक्शन बॉक्स FT प्रकार किए जाने पर उक्त से प्रथम सेडल की दूरी डैश होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी, 30 सेंटीमीटर से, ठीक है, 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला सवाल है कि 3 पिन सॉकेट में जब अर्थ पिन शीर्ष पर हो तो स्विच नियंत्रित फेज तार को संयोजित करना चाहिए। तो ऑप्शन बी, निचले दाएं पिन से, ठीक है, निचले दाएं पिन से। यदि किसी विद्युतीय स्थापना में गंभीर शॉर्ट सर्किट दोष हो तो मेगर से परीक्षण करने पर वह दर्शाएगा, ठीक है, वो दर्शाएगा। तो ऑप्शन ए, 0 ओम, ठीक है, 0 ओम। अगला सवाल है कि ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को जो है दोस्तों आप PDF में जो है वो देख लीजिएगा। अगला सवाल है कि एक कंक्रीट दीवार तथा छत पर पेंच लगाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन डी, रावल प्लग का, ठीक है, रावल प्लग का। धात्विक गुप्त वायरिंग पद्धति में जहाँ दीवार उभरी रहती है वहाँ केबल को लगाने के लिए निम्न का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी, धात्विक लचीली नलिका का, ठीक है, धात्विक लचीली नलिका का। अगला सवाल है कि मेन से आपूर्ति को अनेक शाखा में ले जाने के लिए 3 प्रकार की वायरिंग प्रणाली की जाती है। आई नियम अनुसार प्रत्येक मंजिल क्षेत्रफल अथवा उसके भाग के लिए एक रिंग मुख्य परिपथ होना जरूरी है। यह क्षेत्रफल कितना है? तो यह क्षेत्रफल है ऑप्शन ए, 100 वर्ग मीटर, ठीक है, 100 वर्ग मीटर। अगला सवाल है कि द्रव सामग्री और कबील के अनुसार के लिए अधिक उपयोगी आरेख डैश होगा। तो ये क्या होगा? ऑप्शन डी, वायरिंग आरेख और परिपथ आरेख। घरेलू वायरिंग में स्विच को हमेशा कहाँ स्थापित किया जाता है? तो ये स्थापित किया जाता है ऑप्शन सी, लाइव वायर में, ठीक है, लाइव वायर में। अगला सवाल है कि पावर लाइन प्रणाली में तापीय सुरक्षा स्विच किससे बचने के लिए दिया जाता है? तो ऑप्शन ए, अतिभार से, ठीक है, अतिभार से। एक दहनशील दीवार में एक आउटलेट बक्सा जुड़ा होना चाहिए। तो ऑप्शन सी, वह तैयार दीवार की सतह के साथ साथ फ्लश्ड हो। अगला सवाल है कि सिग्नल फेज या 3 फेज परिपथ में न्यूट्रल का रंग क्या होता है? सिग्नल फेज या 3 फेज परिपथ में न्यूट्रल का रंग क्या होता है? ठीक है, तो ऑप्शन डी, काला, ठीक है, काला। औद्योगिक विद्युत आपूर्ति से फेज की संख्या क्या है? तो ऑप्शन सी, 3 है, ठीक है, 3। घरेलू वायरिंग एवं छोटी इकाइयों के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में निम्नलिखित का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ठीक है, तो ये किया जाना चाहिए ऑप्शन डी, MCV का, ठीक है, MCV का। अगला सवाल है कि किस प्रकार के कंड्यूट पाइप का उपयोग औद्योगिक वायरिंग में की जाती है? तो ऑप्शन डी, जस्तीकृत ड्रिल्ड कंड्यूट पाइप का, ठीक है, जस्तीकृत ड्रिल्ड कंड्यूट पाइप का। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा वायरिंग प्रणाली का चयन करने के लिए प्रयुक्त मानदंड नहीं है? निम्न में से कौन सी वायरिंग प्रणाली का चयन करने के लिए प्रयुक्त मानदंड नहीं है? तो ऑप्शन डी, घर में रहने वाली व्यक्तियों की संख्या जो है ये नहीं है। अगला सवाल है कि वायरिंग जो भवन निर्माण में योजित एवं क्रियान्वित करने हेतु अपेक्षित है वह है? तो ऑप्शन डी, कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग, ठीक है, कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग। अगला सवाल है कि बस
बस बार वायरिंग से किसी बहुमंजिले भवन के पंचम तल हेतु संयोजन प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त साधन है क्या? तो ऑप्शन बी, थ्री फेज प्लग इन बॉक्स। अगला सवाल है कि यदि किसी गोदाम की वायरिंग में 6 बल्ब स्थापित करे हैं तो हमें आवश्यकता होगी क्या? तो ऑप्शन सी, एक SPST तथा द्विमार्ग स्विचेज की, स्विचेज की। अगला सवाल है कि किसी केबल का सामान्य धारा क्षमता 16 एम्पीयर है, यदि धारा स्मृत अतिरिक्त लक्षण के लिए रक्षित है तो केबल की धारा क्षमता डैश होगी। तो ये क्या होगी? तो ऑप्शन डी, 20 एम्पीयर। ठीक है, 20 एम्पीयर। MCB में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन बी, बंद अत्यधिक धारा से बचाव के लिए ये प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला सवाल है कि विद्युत वायरिंग के लिए किस नियम का पालन करना चाहिए? विद्युत वायरिंग के लिए किस नियम का प्रयोग जो है ये करना चाहिए? तो ये करना चाहिए ऑप्शन डी, भारतीय विद्युतीय नियम 1956। ठीक है, भारतीय विद्युत नियम 1956 का। अगला सवाल है कि 4 किलोवाट के ऊपर के लोड के लिए डैश फेज की आवश्यकता होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी, 3 प्रकार की। अगला सवाल है कि घरेलू वायरिंग में एल्बो का उपयोग तार की दिशा को डैश बदलने के लिए किया जाता है। एल्बो का प्रयोग जो है किया जाता है ऑप्शन डी, 90 डिग्री बदलने के लिए। अगला सवाल है कि विद्युतीय वायरिंग में अधिकतम किस धातु के तार का उपयोग किए जाते हैं? तो ऑप्शन ए, एल्युमिनियम का। भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार प्रदीप्तीय लैंपों के लिए कितने वाट शक्ति निर्धारित की गई है? तो ये की गई है ऑप्शन ए, 40 वाट। ठीक है, 40 वाट। कंट्रोल पैनल का उपयोग किसके नियंत्रण में होता है? तो ऑप्शन सी, उपयोग सभी में होता है। अतिभार डिवाइस नियंत्रण में होता है, मोटर कंट्रोलर नियंत्रण में होता है और कंट्रोलर सर्किट उपकरणों के नियंत्रण में होता है। डिन रेल लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों के द्वारा, क्षैतिज के द्वारा और ऊर्ध्वाधर के द्वारा। ठीक है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के द्वारा। जिस सर्किट ब्रेकर में कई अनुसरण योग्य पुर्जा नहीं होता है वह है तो ऑप्शन सी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सामान्यतः बस बार को डैश से अधिक ऊंचाई पर स्थापित नहीं करना चाहिए। तो यह नहीं करना चाहिए कितनी ऊंचाई पर? तो ऑप्शन बी, 2.75 मीटर। ठीक है, 2.75 मीटर। अगला सवाल है कि घरेलू विद्युतीय सर्किट में सप्लाइड फ्यूज जो कि सील होती है दिया जाता है। तो ऑप्शन ए, ऊर्जा मीटर के बाद। ठीक है, ऊर्जा मीटर के बाद। बस बार वायरिंग से किसी बहुमंजिले भवन के पंचम तल हेतु संयोजन प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त साधन कौन सा है? तो ऑप्शन बी, 3 फेज प्लग इन बॉक्स। ठीक है, 3 फेज प्लग इन बॉक्स। अब हम 1 लाइनर प्रश्नों को जो है वो देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, पहला सवाल है कि ISI के अनुसार एक सब सर्किट से अधिकतम 800 वाट का लोड जोड़ा जा सकता है। ISI के अनुसार एक सब सर्किट से अधिकतम लाइट, फैंस और सॉकेट की बिंदुओं की संख्या 10 हो सकती है। आंतरिक वायरिंग की सबसे सस्ती वायरिंग क्लिट वायरिंग होती है। वर्कशॉप वायरिंग के लिए छिपी वाहक नली तार स्थापना की वरीयता दी जाती है। इंटरनल वायरिंग में प्रयुक्त नन मेटेलिक कंड्यूट सामान्यतः PVC की होती है। ठीक है, अगला सवाल है कि PVC केबल का प्रयोग वर्कशॉप और बिल्डिंग के लिए आंतरिक वायरिंग में होता है। फ्यूज सामान्यतः करंट लिमिटिंग डिवाइस होता है। फ्यूज द्वारा रक्षण 200 एम्पीयर से अधिक नहीं किया जाता है। चालक पर दिए गए इंसुलेशन रेसिस्टेंस 1 ओम से कम नहीं होना चाहिए। स्ट्रीट लाइटिंग में सभी लैंप समांतर में जुड़े होते हैं। घरेलू वायरिंग प्रणाली में सप्लायर्स द्वारा फ्यूज एनर्जी मीटर के पार लगाया जाता है। अगला सवाल है कि एक स्टेयरकेस पॉइंट 2 स्थानों से 2 टू वे स्विच का प्रयोग कर प्रचलित होता है। वायरिंग की लूप इन प्रणाली सामान्यतः डोमेस्टिक वायरिंग में प्रयोग की जाती है। एनी कोड के अनुसार न्यूट्रल वायर रंग में काला होता है। स्विच बोर्ड को 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है। फर्श से सीलिंग की न्यूनतम ऊंचाई 2.5 मीटर होनी चाहिए। अगला सवाल है कि इनकैंडेसेंट लैंप वोल्टेज से अधिक उतार चढ़ाव को सहन नहीं कर सकते हैं।
विद्युत लाइन में फेज तार पर स्विच लगाया जाता है। भारतीय विद्युत नियम 51 के अनुसार मुख्य स्विच बोर्ड के आसपास 0.914 मीटर जगह कार्यस्थल के रूप में प्रदान की जाती है। धातु आच्छादित वायरिंग और टीआरएस या पीवीसी तार दोनों बैटन वायरिंग का प्रकार है। दो क्रमिक गुटका के मध्य अधिकतम दूरी 0.6 मीटर होती है। एक पावर परिपथ में 2 पॉइंट्स निर्गम आउटलेट स्वीकृत है। अगला सवाल है कि कंड्यूट और केसिंग वायरिंग में अत्यधिक कुशल मजदूरों की आवश्यकता होती है। पृथ्वी की प्रतिरोधकता अत्यधिक तेजी से बढ़ती है जब आर्द्रता 20% से कम होती है। कार्यशाला प्रकाश में करने के लिए कंडीशनल कंड्यूट वायरिंग श्रेष्ठ वायरिंग है। व्यवहार में पृथ्वी को शून्य विद्युतीय विभव वाले स्थान के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह लगभग नियत विभव की होती है। अगला सवाल है कि मानव शरीर पर विद्युत झटका धारा वोल्टेज और संपर्क समय पर निर्भर करता है। मोटर परिपथ के लिए नीले रंग की एमसीबी नॉब का चयन किया जाता है। घरेलू संस्थापन का आकलन बनाते समय भार का आकलन सारे विद्युत उपकरणों के संधारण का केडब्ल्यू में योग आधार होता है। आई नियमानुसार उच्च दाब लाइन से सबसे नीचे वाले तार की जमीन से दूरी 20 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल है कि घरेलू संस्थापन का आकलन तैयार करते समय घर का भार प्रतिरोधक और प्रेरणिक भार श्रेणी में विचार किया जाता है। यदि कार्य करने की वोल्टता 1000 वोल्ट से कम है तो आई नियमन के अनुसार वोल्टता परीक्षण 2000 वोल्टता पर करना चाहिए। आई नियम के अंतर्गत 3 फेज 4 वायर सिस्टम उत्पादन प्लांट उपकेंद्र और वितरण पर भूमि से संबंधित होना चाहिए। अगला सवाल है कि आई नियम के अनुसार इलेक्ट्रिकल मशीनों के लिए संस्थापन करते समय मेन स्विच 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो तथा अर्थ वायर लगातार कंड्यूट पाइप से जुड़ा हो। नियम का पालन आवश्यक है। ठीक है, वह वायरिंग जिसमें वल्केनाइज्ड इंडियन रबर और पॉलीविनाइल क्लोराइड द्वारा इंसुलेटेड तार का चालक के रूप में क्लीट वायरिंग इस्तेमाल किया जाता है। 3 पिन प्लग में 2 पिन समान माप की होती है लेकिन तीसरा पिन मोटी और लंबी होती है। ठीक है, अगला सवाल है कि जिस इमारत के विद्युत रोधन तंत्र को भू संपीड़ित किया जाता है उस इमारत से 1.5 मीटर की दूरी के भीतर भू संपर्कन इलेक्ट्रोड रखे जाने चाहिए। ऊर्जा मीटर के बाद आपूर्तिकर्ता का फ्यूज घरेलू तार स्थापन प्रणाली में लगाया जाता है। आंतरिक तार स्थापन में प्रयुक्त तारों केबलों को कवर करने के लिए पीवीसी विद्युत रोधन का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जाता है। 3 फेज विद्युतीय प्रणाली को निर्धारित वोल्टेज को आरएमएस लाइन से लाइन वोल्टेज दर्शाया जाता है। अगला सवाल है कि टावर फुटिंग प्रतिरोध कम करने के लिए केवल ग्राउंड रोड और काउंटर पॉइज का उपयोग बेहतर है। भू विभव शून्य माना जाता है। क्लीट तार स्थापन और 250 वोल्ट सप्लाई के लिए 1 करोड़ केबल के लिए केबलों को केंद्र तक 2.5 सेंटीमीटर तक दूरी पर लगाया जाना चाहिए। घरेलू तार स्थापन में उपरिपथ के लिए 1/1.4 mm आकार का एल्युमिनियम चालक प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि घरेलू घर की वायरिंग में काला तथा हरा तार क्रमशः न्यूट्रल तथा अर्थ इंगित करता है। किसी भवन की नींव से भूमिगत केबल की कम से कम दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। खर्चा कम करने अथवा ऊर्जा संरक्षण के लिए संबंधित संगठन द्वारा किया गया आधिकारिक चरणबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन ऊर्जा लेखा परीक्षण है। अस्थायी शेड के लिए क्लीट वायरिंग शाब्दिक उपयुक्त वायरिंग होती है। अगला सवाल है कि बटन लैंप होल्डर का प्रयोग सीधे लकड़ी के बोर्ड पर लगाया जाता है। नमी वाले स्थानों में सीटीएस या पीवीसी बटन वायरिंग किया जाना चाहिए। अगला सवाल है कि लोहार खाने में कंड्यूट वायरिंग का उपयोग करना चाहिए। शीत घरों में सीटीएस या पीवीसी बटन वायरिंग करना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है कि आई नियम के अनुसार किसी सड़क पर प्रतिष्ठापित उच्च वोल्टता वाली ओवरहेड लाइनों के लिए ग्राउंड क्लियरेंस 6.1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। आईएस विनिर्देश के अनुसार 1.5 वर्ग mm कॉपर तार की धारा वहन क्षमता 10 एम्पीयर होती है।
स्विप वाले 1400 स्विप वाले सीलिंग पंखे की मोटर रेटिंग 120 से 180 वाट तक होती है। विशेष कार्य प्रक्रिया में विभिन्न मात्राओं और व्यय की गणना करके की विधि एस्टिमेशन कहलाती है। अगला सवाल है कि दो इलेक्ट्रिक वायरिंग की दो विधियां जॉइंट बॉक्स सिस्टम एवं लूप इन सिस्टम है। NEMA का पूरा नाम नेशनल इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन होता है। 50 एम्पीयर करंट को प्रवाहित करने के लिए उच्च तांबे के तार की साइज 16 mm² होनी चाहिए। IS 3034 1966 के अनुसार पावर वायरिंग अर्थिंग का प्रतिरोध 1 ओम होता है। ठीक है। अगला सवाल है कि सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां समांतर क्रम में संयोजित होती है। विद्युतीय नियमानुसार घरेलू वायरिंग में विद्युत रोधी अनुपात 50 परिपथ में बिंदुओं को 2 गुनी होनी चाहिए। वायर गेज का उपयोग किसी चालक का व्यास मापने के लिए किया जाता है। ऊंची इमारतों के नुकीले चालक लगाए जाते हैं क्योंकि वह मेघ से आवेशों को हटाकर पृथ्वी पर स्थानांतरित कर देते हैं। अगला सवाल है कि एयर सर्किट ब्रेकर में आर्म को बनने से वायु दबाव द्वारा रोका जाता है। किसी निश्चित लंबाई के लिए PVC कंड्यूट की तुलना में धात्विक कंड्यूट वजन में भारी होती है। सर्किट ब्रेकर एक ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युतीय वितरण परिपथ को तोड़ने और जोड़ने का कार्य सामान्यतः तथा असमान अवस्था में करती है। सर्किट ब्रेकर में तेल भरने का मुख्य उद्देश्य परिपथ को तोड़ते समय पैदा हुई चिंगारी को बुझाना और संयोजकों को ठंडा करता है। सर्किट ब्रेकर में 2 प्रकार की ट्रिपिंग व्यवस्था श्रेणी अतिभार ट्रिपिंग कुंडली एवं शॉर्ट ट्रिपल कुंडली में उपलब्ध होती है। अगला सवाल है कि सर्किट ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट अवस्था में ट्रिपिंग के लिए प्रयोग की गई युक्ति चुंबकीय प्रकार की होती है। ठीक है। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।